नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी श्री एसआर दारापुरी साहब। आप इंडिया पीपल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक न्याय, किसानों, मजदूरों और मानवाधिकार के मुद्दे पर आप सक्रिय रहते हैं। अभी CANRC के विरुद्ध जन आंदोलनों में आप शामिल थे और उसके कारण आपको सरकार का दमन भी झेलना पड़ रहा है। दारापुरी साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद जी, दारापुरी साहब, हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे और शुरू करते हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटी हुई घटना की, जिसके बारे में अलग अलग तरह के खबरें आ रही हैं और उसको लेकर के बहुत सारे लोगों पर दमन भी शुरू हो गया है, कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। हाथरस में जो हुआ उसमें पुलिस ऐसा लगता है कि जैसे घटना को डिनाई करना चाहती है, छिपाना चाहती है, मना कर रही है। क्यों मना कर रही है वो कि ये घटना हुई है? देखिए, ऐसा है कि हाथरस की घटना न केवल शर्मनाक बल्कि दर्दनाक भी है और राज्य द्वारा जो आम जनता है जी, उसके प्रति उपेक्षा जी, अपेक्षा की बजाय मतलब जो आम जनता पर हमला करने वाले लोग हैं, जी, सरकार की उनकी पक्षधरता जो है वो भी स्पष्ट दिखाई देती है। जी, इस मामले में जैसा कि हम जानते हैं कि 14 सितंबर को जी, वो जो पीड़िता थी जी, उसके साथ जो है बलात्कार हुआ जी, और उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया, जी, जिससे उसे बहुत गंभीर चोटें आई। जी, और पुलिस का रोल जो है वो जब थाने पर एफआईआर लिखाने जाते हैं तभी से ही मतलब दलित विरोधी और वो दलित लड़की थी जो है वो विरोधी नजरिया जो है वो एफआईआर लिखने के समय ही दिखाई देता है। जी, जैसा कि वीडियोज उपलब्ध हैं जी, कि मृतका की माँ और उसका भाई उसको मोटरसाइकिल पर लाद के थाने पर ले जाते हैं। वहां वो जमीन पर नीचे फर्श पर चबूतरे पर पड़ी है। जी, तो पुलिस वाले उसका वीडियो बना रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, उसकी माँ से पूछ रहे हैं। जी, वो आराम से मतलब अपने अपने सब पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं, अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद वो मृतका कुछ थोड़ा बोलती भी है, परंतु उसके आधार पर एफआईआर ना लिख के पुलिस जो है मृतका के भाई को कहती है कि आप लिख के दीजिए। जी, अब वो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जिसकी बहन के साथ इस प्रकार का हो गया हो, वो बेहोशी की हालत में हो, जी, क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई थी, वो पूरा बोल भी नहीं पाती थी। तो उसको कहा जाता है कि आप लिख के दीजिए। वो जल्दबाजी में इतना लिख के देता है कि वो फला वो आदमी जो है वो मेरी बहन को जबरदस्ती खींच के मतलब वो ले गया, बाजरे के खेत में ले गया जी, और वहां पर उसने उसके साथ मारपीट की। जी, तो पुलिस जो है उसको लिखती है, जबकि वीडियो में ये पुलिस वाला ये पूछता भी दिखाई देता है कि आप क्यों मारपीट क्यों की, और उसका वो जो मृतका है को जवाब भी देती है कि मैंने जबरदस्ती नहीं करने दी। जी, परंतु जो एफआईआर लिखी जाती है वो केवल साधारण मारपीट की एफआईआर लिखी जाती है जी, और उसमें क्योंकि ये दलित वर्ग की लड़की थी तो SC ST एक्ट लगाया जाता है। जी, तो परंतु जो लड़की के विरुद्ध बल प्रयोग करके उसको खेत में खींच ले जाने वाली जो बात है, जी, उसको लेके वो यूज ऑफ फोर्स टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, जी, ये धारा 354A का अपराध बनता है। जी, परंतु उस अपराध को नहीं लिखा गया, वो धारा उसमें नहीं जोड़ी गई। जी, केवल मारपीट वाली बात जो है ये उसमें मतलब जोड़ी गई। तो जी, यहाँ आप शुरू से ही आप देख लीजिए कि पुलिस उस दलित जो पीड़िता है या उसका परिवार है उसके साथ किस प्रकार से पेश आती है। वहां एफआईआर कंप्लीट नहीं लिखी जाती, वो धारा नहीं लगाई जाती। उसके बाद जब आप आगे देखते हैं, दरअसल हमारी पार्टी ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट की पार्टी का एक डेलीगेशन जो है
ये 5 अक्टूबर को वहां पर गया था, हाथरस गया था गांव में, और वहां पर जो वो जांच करके आए हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक बात ये आई है कि पुलिस वालों ने उस इंजर्ड जो लड़की थी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था भी नहीं की, जबकि ये उनकी ड्यूटी थी। जब थाने पर एक केस रिपोर्ट हो गया तब ये सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, परंतु पुलिस वालों ने कोई गाड़ी अरेंज नहीं की, और उसका जो भाई है, मृतका का जो भाई है, वो एक टेम्पू करके, निजी तौर पर एक टेम्पू करके उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाथरस ले जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक पुलिस की अमानवीयता है, अमानवीयता है, और या जो वादी पक्ष है उसके दलित होने के कारण जो है वो इसमें कोई, जो उनका कर्तव्य है कि या तो वो एम्बुलेंस अरेंज करते जो हालत थी लड़की की, या पुलिस की गाड़ी से उसको पहुंचाते ताकि वो सही सलामत वहां पर पहुंच जाती, परंतु पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये भी कर्तव्य की उनकी घोर अवहेलना। और एफआईआर में जो उन्होंने 354A नहीं लिखा, वो ना लिखना वो आईपीसी की धारा 166A में भी अपराध है, क्योंकि उसमें निर्भया कांड के बाद एक तो जो बलात्कार था उसकी परिभाषा को बहुत विस्तृत कर दिया गया, और दूसरा ये उसमें प्रावधान कर दिया गया 166 आईपीसी में कि अगर पुलिस वाले सही एफआईआर नहीं लिखते हैं, वो धाराएं जो एक औरत से संबंधित अपराध की जो धाराएं वो नहीं लिखते हैं, तो वो 166A का अपराध है। तो पुलिस वालों ने वो अपराध भी किया, और फिर वही बात जो है जो SC/ST एक्ट है उसमें भी लिखी हुई है, जो सूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण में, उसमें भी आता है कि अगर सही ढंग से एफआईआर नहीं लिखी जाती, कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, तो वो SC/ST की धारा 4 का अपराध बनता है। अब इसके बाद एक दूसरा जो अपराध पुलिस वालों ने उसी पॉइंट पे किया कि उन्होंने गलत एफआईआर तैयार की, उसमें पूरे सेक्शन नहीं लगाए, पूरा अपराध उन्होंने उसमें समाहित नहीं किया, तो वो गलत एफआईआर तैयार करना 167 आईपीसी में अपराध है। और वही अपराध जो है वो SC/ST एक्ट की धारा 4 में भी बनता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो है वो सही डॉक्यूमेंट नहीं बनाता, एफआईआर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो 167 का अपराध बनता है। तो पुलिस वालों ने ये जो अपराध है ये बिल्कुल धड़ल्ले से किए, उसको मेडिकल के लिए नहीं भेजा। और उसके बाद जब वहां पर आगे पुलिस वाले क्या करते हैं, वहां पर एक वीडियो जो सर्कुलेशन में है, जैसे ही वो जाती है वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हाथरस में, तो कोई उसका वीडियो बनाता है। वीडियो में वो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया, वो एक लड़के का नाम ले दिया, क्यों किया, वो वहां भी कहती है कि मैंने जबरदस्ती नहीं करनी दी। अब ये जबरदस्ती का मतलब एक औरत के या लड़की के बारे में क्या होता है, वो गांव देहात में कोई सीधे तो इस प्रकार से कोई औरत बोलती नहीं है, वो या तो गंदा काम कहेगी, मेरे साथ गंदा काम किया, या जो है मेरे साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, जबरदस्ती की। वो वीडियो भी है, परंतु उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो इसको रेप वाली बात नहीं लाती, वो केवल साधारण मारपीट वाली बात ही अपनी एफआईआर में रखती है। इसके बाद जब वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से जब उसकी हालत बिगड़ जाती है 2-2.5 घंटे के बाद ही, तो उसको अलीगढ़ जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर उसको रेफर कर दिया जाता है। वहां जाके फिर उसका जब डॉक्टर बात करते हैं और उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट को बुलवाते हैं, मजिस्ट्रेट उसका बयान दर्ज करता है, क्योंकि वो बाद में मर जाती है सफदरजंग में जाके 29 तारीख को, तो वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन में वो अपने साथ बल प्रयोग करने, बलात्कार करने और 4 लड़कों का जो उसमें नाम ले दिया है। तो तब भी पुलिस जो है वो, तब जाके पुलिस जो है फिर वो धारा परिवर्तित करती है, जो 14 सितंबर की जो घटना है उसका जो धारा परिवर्तन है वो 22 सितंबर को जाके होता है, और उसमें उसके वजाइना से वो स्वैब लेके FSL भेज दिया जाता है। परंतु जो डॉक्टरी रिपोर्ट है वहां की मेडिकल कॉलेज की अलीगढ़ की, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके साथ बल प्रयोग किया गया, जो कि रेप तो वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि उसके वजाइना में पेनिट्रेशन हुआ है, कंप्लीट पेनिट्रेशन हुआ है, ये उसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद रेप में धारा तो परिवर्तित कर दी जाती है, परंतु जब ये FSL की रिपोर्ट आती है उस पर पूरी सरकार, पूरा पुलिस महकमा जो है वो इस बात को नकारने में लग जाता है कि जो FSL की रिपोर्ट है उसमें जो है ये सीमन का होना या स्पर्म का होना नहीं पाया गया, जबकि
जरा सा कानून जानने वाले भी ये जानते हैं कि रेप के मामले में सीमन का होना कोई जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये है कि 14 तारीख का बलात्कार है, तो आप 22 तारीख को उसका जो आप मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 22 इतने दिन के बाद 8-9 दिन के बाद वहां क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। रेप के मामले में तो अगर आपने विदिन 96 आवर्स या 72 आवर्स अगर आपने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर लिया, तो सीमन वगैरह आने का कोई चांस नहीं है। और केवल मतलब फुल इंटरकोर्स होना ही और जैकुलेशन होना ही रेप नहीं है। अगर कोशिश भी की जाती है उसके पेनिट्रेशन की, तो वो भी रेप की परिभाषा है। परंतु पुलिस जानबूझकर इस तथ्य को मतलब छुपाती है। यहाँ भी पुलिस ना केवल बेईमानी करती है, अपराध करती है, और वो उच्च अधिकारी करते हैं। और सरकार जो है इसके लिए पीआर एजेंसी को अरेंज करती है, एंगेज करती है कि ये प्रचार करिए कि इसमें बलात्कार नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ। और वो जो उच्च अधिकारी है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो स्टेटमेंट देते हैं मीडिया के सामने कि क्योंकि उसमें एफएसएल की रिपोर्ट में सीमन नहीं आया है, अतः कोई बलात्कार नहीं हुआ है। ये बिल्कुल पक्के तौर पे कहते हैं। जबकि कानून ये कहता है कि अगर अच्छा, तब तक तो उसकी जो मृतका थी, बाद में उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी आ चुका था। उसने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था वो भी पुलिस के पास मौजूद है, जिसमें रेप की बात थी। और दूसरा जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो है, उसमें भी लिखा है कि पेनिट्रेशन उसमें हुआ है। और ये केवल उन सारे वाइटल तथ्यों को छुपाकर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वो मीडिया के सामने धड़ल्ले से, बड़े धड़ल्ले से वो कहते हैं कि कोई रेप नहीं हुआ है। और मीडिया वालों को धमकी देते हैं कि अगर जो है जिन लोगों ने ये दुष्प्रचार किया है बलात्कार के बारे में, मीडिया या जो एनजीओ के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी सरकारी गवर्नमेंट मशीनरी और पुलिस जो है वो इस बात पे लगी थी कि बलात्कार ना होने का मतलब बात साबित की जाए और बलात्कार होने की बात को पूरी तरह से नकारा जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक जो पुलिस है वो किसके पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। क्या वो पीड़िता के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है? नहीं। आप प्रॉपर एफआईआर दर्ज नहीं करते, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन उस तरीके से आप नहीं कराते हैं, उनको कोई आप सुविधा नहीं देते हैं, जबकि आप ड्यूटी बाउंड है। और फिर उस लड़की का वीडियो 2.5-3 घंटे के बाद जो मेडिकल कॉलेज में आता है, जिसमें वो बलात्कार की पूरी बात कहती है मीडिया में, और फिर बाद में मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहती है, तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप सारी सरकारी मशीनरी जो है वो रेप को नकारने में लग जाती है। ऐसा क्यों है? ये एक विचारणीय बिंदु है। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि जो बेचारी वो पीड़िता थी वो दलित समुदाय की थी, जो उस पे आरोपी है वो सारे के सारे ठाकुर कम्युनिटी के हैं। और ये एक संजोग ही कहा जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी ठाकुर कम्युनिटी के ही हैं। और ठाकुरवाद की इतनी ज्यादा शिकायतें जो है वो इस रजीम में वो आम सुनी जाती हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है। तो उसको उनको बचाने के लिए जो बलात्कार है, सारे सबूत होने के बावजूद भी एक मतलब इनसफिशिएंट सबूत को पकड़ के आप जो है उसको नकारते हैं। और जो सॉलिड एविडेंस है मृतका उसका लड़की का अपना बयान, फिर मेडिकल कॉलेज का मतलब वो, फिर वीडियो में उस लड़की का बयान, उसको आप नकार देते हैं। और आप जो आरोपी है उनको बचाने में सारी सरकार लग जाती है। उसमें पीआर के लिए एंगेज किया जाता है, ये बलात्कार नहीं है, बलात्कार नहीं है। तो फिर धमकी दी जाती है मीडिया को, उसको धमकी दी जाती है। तो ये सब क्या दर्शाता है कि पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो लगी हुई है इसको बचाने में। वो पीड़िता को न्याय दिलाने के पक्ष में नहीं है, वो इसको बचाने में लगी हुई है। तो जिसके कारण जो है ये एक तो उस लड़की के साथ जो आरोपी थे उन्होंने अन्याय किया, और दूसरा सबसे बड़ा अन्याय जो है वो सरकार, पुलिस और सरकारी मशीनरी ने उस परिवार के साथ किया। इसके बाद अब आप आगे बढ़िए। जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ जाती है तो उस लड़की को सफदरजंग एम्स रेफर किया जाता है, दिल्ली। वहां दिल्ली एम्स में भर्ती ना करके वो सफदरजंग में मतलब जो है वो भर्ती होती है। वहां पर 2 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। वहां की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये कहती है कि
उस लड़की को प्रारंभिक तौर पर उचित डॉक्टरी सहायता नहीं दी गई। उसमें उसकी जो गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी उसमें डिटीरियोरेशन हुआ, और रिपोर्ट में लिखा है कि अगर उसको शुरू में ही उचित जो है वो मिल जाता, वो डॉक्टरी सहायता मिल जाती, तो शायद लड़की बच जाती। और मेडिकल एग्जामिनेशन में आगे ये भी लिखा है कि उसके वजाइना में हील्ड टीयरिंग है, मतलब वहां उसमें टीयरिंग हुई है जो कि अब जिसकी हीलिंग हो गई है, और वो भी इस बात को सिद्ध करती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। चलिए उसको तो मैं मानता हूं कि वो रिपोर्ट तो वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास वो बाद में आई, 29 के बाद में आई, परंतु जिस डेट में वो सारी घोषणाएं कर रहे हैं कि बलात्कार नहीं हो, बलात्कार नहीं हुआ, तब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, लड़की का बयान और वो वीडियो, वो तीनों स्थापित करते थे कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। परंतु पूरी राज्य मशीनरी ने पूरी ताकत के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ, ये दुष्प्रचार किया, और बलात्कार की बात कहने वालों को इन्होंने जो है मतलब धमकी दी कि हम आपके खिलाफ से कानूनी कार्रवाई करेंगे। और बाद में उन्होंने मीडिया वालों के खिलाफ केस दर्ज भी किया। बाद में जो एक दो चैनल के, आज तक या कौन सी वो चैनल की थी, जो वो लड़कियां थी एंकर जो थी, जिन्होंने वो सारा वीडियोग्राफी बनाई, वो सारा कुछ किया, उसको जलाने का जो किया, उनके खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया। तो इसमें ये जो हाथरस वाला एपिसोड है, ये केवल एक साधारण बलात्कार नहीं है, ये समाज के सबसे कमजोर तबके की लड़की के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है जो कि बलात्कारियों ने किया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य ने किया। जी जी। तो आप मानते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त काम कर रही है, उसने एक नए तरीके का ट्रेंड शुरू किया है, खास तौर से बलात्कार वाले मामलों में, कि जो पीड़ित है उसी को फंसा दो। हमने कुलदीप सेंगर वाले मामले में देखा कि लड़की के पिता को मार डाला, उसके परिवार को तबाह कर दिया गया, और उसके पक्ष में रैलियां निकाली गई कुलदीप सेंगर के। चिन्मयानंद वाले मामले में भी पीड़िता को ही जेल में डाल दिया गया, और अब ये कहानी फैलाई जा रही है कि ये तो ऑनर किलिंग थी, जो पीड़िता थी उसके भाई ने ही उसको मार डाला है, और ठाकुरों को तो ऐसे ही फंसा दिया गया है। और अखबार जो है उन आरोपियों के पक्ष में खबरें छाप रहे हैं कि वो तो निर्दोष है, उन्होंने जेल से लेटर लिखा है। तो ये क्या फेनोमिना है कि बलात्कारों के मामले में सरकारें पीड़िता को ही और पीड़िताओं के परिवार को ही परेशान कर रही है। ये तो एक नए तरह की चीज आप दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। आप आईजी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो ये क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, ये जो सरकार है ये एक सामान्य सरकार नहीं है जी। ये एक दमनकारी सरकार है, ये एक फांसीवादी सरकार है। और खास तौर से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, या क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेके जिस प्रकार की उनकी धारणा है, या जिस प्रकार से पुलिस को उन्होंने खुली छूट दी है, ठोक दो, अपराधियों को जहां होना चाहिए वहां पहुंचा दो, और जो बलात्कारी और जो अपराधी लोग सत्ताधारी हैं, उन सबके पक्ष में ये सरकार खड़ी दिखाई देती है। जो उदाहरण आपने चिन्मयानंद का, सेंगर का वो सब बताए हैं, उसमें इनकी कोशिश ये है, क्योंकि वो लोग सत्ताधारी से जुड़े हुए और वो बाहुबली है। ये चिन्मयानंद भी बाहुबली हैं, वो सेंगर भी बाहुबली थे। उनको बचाने के लिए ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। और ये उल्टा, जैसे इस मामले में भी उस लड़की का चित्र हनन किया जा रहा कि उसका उससे संबंध था, उसके भाई और माँ ने उसको उस बात को उसको लेके मारा। और ये सब जो ये इस सरकार का जो तौर तरीका है कि जो शिकायत करता है उसको झुठला दो या उसको इतना त्रस्त कर दो। जैसे इसमें भी जो त्रस्त किया जा रहा कि आप कह रहे हैं कि जो झूठ बोल रहे हैं, घर वाले झूठ बोले, उसकी माँ झूठ बोल रही है, वो दुश्मनी के कारण कह रहे हैं। ये क्या है? सरकार जो पीड़िता है, जो मृतका है, उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, सही केस ना करके, फिर उनको घर के अंदर नजरबंद करके, फिर उसकी लाश को उनकी रजामंदी के बिना जबरदस्ती जाके जला देना। ये बहुत बड़ी एक तानाशाही है, और ये आपराधिक मतलब नेचर है, ये स्वभाव है, ये राज्य का जो आपराधिक स्वभाव है, ये सब उसको मतलब पुष्टि करते हैं कि ये सरकार कितनी निर्दयी है, कितनी ये माफिया और गुंडा लोगों के साथ ये खड़ी है, और किस प्रकार से कानून की बात करने वाले
और कानून का अनुपालन वाले जो लोग हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, उनको दमन करने और उनको धमकियां देने में किस प्रकार से ये सरकार जो है किस प्रकार का भीभत्स रूप जो है, जो हमें इस सब हाथरस वाले एपिसोड में देखने को मिलता है। एक तरफ तो कानून का सही अनुपालन नहीं किया जाता, फिर उनको डीएम किस प्रकार से उस पर परिवार को धमकाते हैं। वो उनको कहते हैं अपना बयान मत बदलो, मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं कि वो बयान दो, आप वो बयान दो, आप बलात्कार वाली बात मत करो, मतलब वो खुलेआम एक डीएम कहता है। फिर उसके बाद जिस प्रकार से उनका वो जो एक अक्यूज लड़का है, वो जेल से जो एक वो लेटर लिखता है सुप्रेंट इसको पुलिस अधीक्षक को, वो लेटर जेल सुप्रेंट के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचता है, परंतु वो मीडिया को लीक कर दिया जाता है। मीडिया को लीक करने के पीछे क्या मंशा है कि उस परिवार को बदनाम करो, उसको प्रताड़ित करो। ऐसे उसके भाई की जो मोबाइल की सीडीआर डिटेल निकाली जाती है, वो तो पुलिस ने निकाली है, किसी और ने तो, कोई दूसरा तो निकाल नहीं सकता, वो मीडिया को क्यों लीक कर दी जाती है? वो सारी लीकेज की जाती है। इस सब के पीछे मंशा क्या है कि जो वादी है, जो शिकायत करता है, उनको इतना हतोत्साह कर दो, इतना मानसिक तौर पे पीड़ित कर दो, या फिजिकली उनको कर दो, उनको घर में नाकाबंदी कर दो, किसी से मिलना बंद कर दो, ना मीडिया वाले मिलेंगे ना कोई दूसरा मिलेगा, उनको एकदम कैदी की तरह रखो, और जो उनसे मोबाइल छीन लो और मारो। वो एक वीडियो है जिसमें वो कहता है कि वो उसने मेरे ताऊ के लात मारी उसने, क्योंकि वो बोल रहा था, वो बात कह रहा था, डीएम ने तो मारी। ये जो डीएम ने जो है उसके लात मारी। तो मतलब ये क्या दर्शाता है कि ये सरकार जो है, ये पीड़ित नहीं, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो दमनकारी है, जो समंती है, जो गुंडे माफिया है, ये उनकी सबसे बड़ी पक्षधर है। वैसे तो पहली सरकारों में भी ये बात देखने को आई है, परंतु ये इस दबंगई का जो खुला नाच आज हो रहा है, वो ऐसा मैंने 32 साल में रहा हूँ पुलिस विभाग में, और पुलिस की जो बेशर्मी है, जितनी बेशर्मी के साथ पुलिस जो है सच को झुठला रही है और झूठ को आगे ला रही है, और किस प्रकार से पुलिस जो है नेताओं के तलबे चाटते दिखाई देती है कि ऊपर से जो आदेश मिला है कि आपने बलात्कार को नकारना है, और पुलिस वाले अपनी सारी कॉन्शियस को, अपनी नैतिकता को, सादे कायदे कानून को ताक पर रख के जो है वो उनकी बात करते हैं, रेप को नकारते हैं, घर वालों को जो है वो प्रताड़ित करते हैं। ये एक भीभत्स रूप है वर्तमान सरकार का, जो हाथरस के केस में और पहले वाले मामलों में भी बराबर देखने को मिला। जी। दारापुरी साहब, इस मामले में आप अदालत की मदद लेने का कोई विचार कर रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की पार्टी ने, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट ने, जब ये सारा हुआ था वो 14 को, उसके बाद जो सब वो जबरदस्ती पुलिस द्वारा जलाने वाली बात आई थी और बाकी परिवार को प्रताड़ित करने की बात आई थी, तो हम लोगों ने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इसमें इंटरवीनर बनेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो एसआईटी बनाई गई थी इसका कोई मतलब नहीं था, और क्योंकि जो एसआईटी है वो तो एक पुलिस के सबऑर्डिनेट्स है, निचले रैंक के अधिकारी है, डिप्टी एसपी होगा, एसपी होगा, तो उससे जो डीजी चाहेगा, जो एडीजी चाहेगा, तो वो तो वही कहेगा। अगर एडीजी कह रहा है कि रेप को नकार दो, हमें वो जो बाकी मेडिकल लीगल जो साक्ष्य वो नहीं लेना है, मृतका के बयान को कंसिडर नहीं करना है, वीडियो कंसिडर नहीं करना है, तो वो हिम्मत नहीं कर सकते कि वो बलात्कार की बात करते। तो हम लोगों ने तभी डिसाइड किया था कि हम लोग इसमें हाई कोर्ट में इंटरवीन करेंगे, और खास तौर से जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेके सारे अधिकारियों को तलब करने की बात कही थी, और उस आदेश के अंदर ही हाई कोर्ट ने ये भी लिखा था कि फिलहाल हम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, परंतु किसी स्टेज पर हम इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट की सुपरविजन में कराने पर भी विचार कर सकते हैं। अच्छा। ये उसी जो नोटिस स्टेट को जारी हुआ उसमें लिखा गया था। तो स्टेट ने जल्दी से एसआईटी बना दी। एसआईटी का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो थाने वाले करें, एसआईटी करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर जब वो नोटिस जारी हुआ, तो तब जो है फिर जब ज्यादा दबाव पड़ा, बहुत ज्यादा बदनामी हो गई राज्य की और पुलिस की, तो फिर मुख्यमंत्री ने अचानक कहा कि हम सीबीआई की जांच करवा रहे हैं। तो जो सीबीआई की जांच की बात है, वो कोई मर्जी से नहीं है, इन्वेस्टिगेशन वो मर्जी से नहीं है,
वो इसीलिए करनी पड़ी मजबूरी में इनको, क्योंकि हाई कोर्ट के उस नोटिस में लिखा हुआ है कि हम इस पर भी विचार कर सकते हैं अपनी सुपरविजन में। तो शायद जो स्टेट है वो हाई कोर्ट की सुपरविजन से डरती है, तो वो वहां सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी सुपरविजन में सीबीआई से जांच करवाए। मतलब ये भी एक बात समझ में नहीं आती कि हाई कोर्ट कह रही है कि हम इस पर विचार कर सकते हैं और स्टेट जो है अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि वो जो उसके घर वालों ने जो भी PIL दायर की थी, मामला किया था, वहां अपनी तरफ से कहती है हम सीबीआई से कराने के तैयार हैं और वो सुप्रीम कोर्ट अपनी सुपरविजन में करवा ले। इस समय तो भाजपा सरकारों को अपनी सुपरविजन में और हाई कोर्ट से मतलब क्या डर है, किस बात का डर है मुझे ये, तो इसके बारे में हम लोगों ने तभी डिसाइड किया था कि हम लोग इसमें इंटरवीन करेंगे। और पुलिस ने जानबूझ के कानून को जो मतलब लैप्सेस की है वो विलफुल है, वो अनजाने में नहीं है। एक बच्चा भी जानता है कि अगर किसी औरत के साथ कोई बल प्रयोग करता है तो उसमें 354 लगता है, परंतु वो नहीं लगाया कि वो घसीट के ले जाता है, मारपीट करता है, तो वो धारा नहीं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम हाई कोर्ट में इंटरवीन करेंगे, जो हाई कोर्ट ने अपना सुओ मोटो नोटिस लिया है, और उसमें हम पुलिस ने जानबूझ के केस को कमजोर करने के लिए जो कुछ तिकड़ में की है उसको लाएंगे और हाई कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि इसकी विवेचना जो है हाई कोर्ट स्वयं SIT बनवा के, ये स्टेट वाली SIT नहीं, SIT बनवा के वो अपनी सुपरविजन में जो है वो तफ्तीश करे। तो हमारी जो जांच टीम गई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। अब हम लोग एज इंटरवीनर जो है उसकी अपना वो केस बना रहे हैं और एक आध दिन में हम लोग कोर्ट में इंटरवीन करेंगे, जिसमें हम लोग पुलिस अधिकारियों के खिलाफ या जिन्होंने रेप को झुठलाने की कोशिश की, बड़े उच्च अधिकारियों ने और राज्य ने की, उन सब के खिलाफ हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि इनके खिलाफ SC/ST एक्ट और बाकी जो IPC की धारा है उसमें केस दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब CBI ने क्योंकि टेक ओवर कर लिया है तो हम अनुरोध करेंगे कि CBI की इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन जो है वो हाई कोर्ट करे, ताकि सही तफ्तीश हो और पीड़िता को न्याय मिल सके। जब बाकी भी जो उस परिवार के साथ हमदर्दी रखने वाले पत्रकार है, एक्टिविस्ट है, उनको जो राज्य की तरफ से जो धमकी मिली है उसमें भी कुछ न्याय हो सके। तो ये हम एक आध दिन में ही एज इंटरवीनर हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन जो है वो डालने जा रहे हैं। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और हम मौका मिलते ही आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद हिमांशु जी, आज इस वार्तालाप में शामिल करने के लिए। जी, नमस्कार। ओके।